नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मायो क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 7 और 7वीं यूनिट के अंदर एक आज नया टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम है पोषण। यूनिट रहेगी हमारी यूनिट रहेगी हमारी 7वीं और 7वीं में एक नया टॉपिक है अपना पोषण। पूरा टॉपिक दे रखा है पोषण। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से तत्व पोषण में आते हैं। साथ में अपन पढ़ेंगे संतुलित आहार, पोषण और संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है। साथ में अपन पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, और पोषक कितने प्रकार के होते हैं, किन किन भागों में इसको बांट रखा, जैसे मैक्रो, माइक्रो और रोग मुक्त वाले, या आगे लिख सकते हैं अपन जल। तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अपन पढ़ेंगे। साथ में अपन पढ़ेंगे हमारे सभी पोषक तत्वों के नाम। पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में बांटेंगे, फिर पोषक तत्वों के नाम आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तो तीनों बड़े हैं, ये तो मैक्रो है। फिर माइक्रो में आएंगे खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक, ये छोटे में आएंगे। और तीसरा रहेगा अपना जल, आवश्यकता अनुसार। ये सभी पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं। साथ में अपन पढ़ेंगे कैलोरी। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी का मापन कैसे होता है, और कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी, प्रोटीन में कितनी कैलोरी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यही हमारा आज टॉपिक का विषय रहेगा। तो करें शुरू, चले लोग करते हैं स्टार्ट। पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थ से संबंधित विज्ञान को पोषण कहते हैं। यानी एक मनुष्य जो कुछ भी खाता है, रोटी खाए, चावल खाए, सब्जी खाए, छाछ पिए, दूध पिए, पनीर खाए, घी खाए, कुछ भी खाए, वो जो भी भोज्य पदार्थ खाता है, उस भोज्य पदार्थ से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, या पोषण विज्ञान कहते हैं। वे सभी तत्व जो भोज्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित है, उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। देखो, मनुष्य जो कुछ भी खा रहा है उसे हम पोषक क्या कहते हैं, पोषण विज्ञान कहते हैं, संबंधित विज्ञान। लेकिन कौन कौन से पोषक तत्व खा रहे हैं, तो हमारे भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, खनिज लवण खाएं, विटामिन में यानी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जो कुछ भी वो खा रहा उनको पोषक तत्व कहते हैं। जो हमारे भोजन में सम्मिलित है उसी को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व को शरीर के में उनकी आवश्यकता अनुसार, इसको याद रखना, उसकी आवश्यकता अनुसार 3 भागों में बटा। ये 3 ही भाग पोषक तत्व है। क्या है ये, पोषक तत्व, ये पोषक तत्व है। अब कौन कौन से पोषक तत्व देखना। मैक्रो पोषक तत्व, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा रूप, माइक्रो का मतलब होता है छोटा रूप। माइक्रो और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जिस भोज्य पदार्थ की हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक होती है, उस भोज्य पदार्थ को मैक्रो तत्व में रखा गया है। इनकी आवश्यकता शरीर में अधिक पड़ती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, मैक्रो पोषक तत्व कहा गया। कौन कौन से आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो आएंगे, ये तीनों आएंगे मैक्रो के अंदर। माइक्रो पोषक तत्व जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता तो कम होती है लेकिन शरीर के लिए अनिवार्य होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाएंगे माइक्रो, जैसे खनिज लवण और विटामिन्स। इनकी आवश्यकता शरीर में कम पड़ती है, जिसे विटामिन्स और खनिज लवण आते हैं, लेकिन आवश्यक जरूर होता है। और तीसरा है जल आवश्यकता के अनुसार। सर्दियों में जल की आवश्यकता कम पड़ती है, गर्मियों में जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। हमारे शरीर के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा जल की आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता अनुसार जल है। ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों पोषक तत्व कहलाएंगे। पोषक तत्व किसे कहते हैं,
तीन प्रकार में बांटा, मैक्रो, माइक्रो और जल। जल तो है ही अपना ऑलरेडी। चले आगे, ये देखो, अब चित्र देखना। कार्बोहाइड्रेट शरीर में आवश्यकता अधिक पड़ती है, जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, आलू, शकरकंद, स्टार्च, जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो सब कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। वसा, इनकी मात्रा भी अधिक जरूरत पड़ती है। घी, तेल, सोयाबीन, ये जो है ये सारी वसा, जिससे तेल, तिल वाले अनाज जिससे तेल निकलता है, घी हो गया, वो सारे किस में आएंगे? वसा के अंदर। सेचुरेट और अनसेचुरेट फैट जो आएगा वो वसा के अंदर आएगा। तीसरा आता है अपना प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं इसे प्रोटीन को। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की दालों से प्राप्त होता है, ड्राई फ्रूट से प्राप्त होता है, मछली, अंडा, दूध वगैरह, इनसे हमें प्रोटीन की क्या होती है? हमारी पूर्ति पूरी होती है। इन तीनों की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया? मैक्रो। क्या बोला गया? मैक्रो पोषक तत्व। फिर आता है विटामिन्स। विटामिन्स का अर्थ ही होता है, विटा का मतलब जीवन और मीन्स का मतलब आवश्यक, यानी जीने के लिए आवश्यक तत्व विटामिन्स। तो इसकी और खनिज लवण की आवश्यकता शरीर में कम होती है, लेकिन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उस ये कौन से तत्वों में रखा गया? ये रखा गया माइक्रो पोषक तत्व के अंदर रखा गया। किसे? विटामिन्स और खनिज लवण। जल हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% भाग जल का होता है। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट, ये है न्यूट्रिशन पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों को किस में रखा गया है? इन तीनों को रखा गया मैक्रो के अंदर। मैक्रो सभी आ जाएंगे। और विटामिन्स और खनिज लवण को रखा गया है माइक्रो के अंदर। और जल हमारी आवश्यकता के अनुसार लगभग टोटल 65 से 70% भाग शरीर का क्या होता है? जल होता है। जल जीने के लिए आवश्यक होता है। H2O जल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तक समझ में आया? आगे चले। ये हमें सब पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हमारे जीने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। जल हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हमने मैक्रो में अंदर बांट दिया, और विटामिन्स और खनिज लवण को अपन ने माइक्रो के अंदर बांटा, क्योंकि हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन आवश्यकता तो होती है ना। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक पड़ती है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन है एक अपने आप में स्पेशल पोषक तत्व है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत को ठीक करता। उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। इसे विशेष फूड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और वसा तो आप सब जानते ही है, फैट है, सेचुरेट और अनसेचुरेट फैट है। घी, तेल वगैरह, सोयाबीन के इनसे तिल से तेल निकलता, वो चीज। चले अब आगे। अब आता है कि पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा आहार, संतुलित आहार के बारे में बता रहा हूं, ऐसा आहार जिसमें सभी, इसको टिक करना, इसमें सभी पोषक तत्व इसको टिक करना, आवश्यकता के अनुसार, सभी पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। बात समझना, 3 चीज लिख रही हूं मैं। सभी पोषक तत्व के अंदर वही आ गया, सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है। सभी पोषक तत्व किस मात्रा में हो? प्लस आवश्यकता अनुसार, शरीर की आवश्यकता अनुसार। शरीर में इनकी किस चीज तत्व की ज्यादा आवश्यकता है? आवश्यकता अनुसार। समझना परिभाषा को। वो सभी पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार, हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार निश्चित मात्रा में मौजूद हो, निश्चित मात्रा में मौजूद हो। हर व्यक्ति के अंदर पोषक तत्व सभी आएंगे, लेकिन पोषक तत्व में 5 आ गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, 5 पोषक तत्व आ गए। कौन कौन से? मैक्रो और माइक्रो, दोनों पोषक तत्व आ गए। लेकिन आवश्यकता हर शरीर में उनकी आवश्यकता अलग होती है।
मेरे शरीर में पोषक तत्व की आवश्यकता किसी की अधिक होगी, किसी की कम होगी। जैसे एक आदमी एसी के अंदर बैठ के कमरे में काम कर रहा, एक आदमी दिन भर पत्थर तोड़ रहा, तो उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जो ऑफिस में बैठ रहा उसकी बजाय उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब उसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। और जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट की उसकी तुलना में कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी जो हो रही थी वो मानसिक रूप से काम कर रहा, वो शारीरिक रूप से काम कर रहा। उसी को कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता के अनुसार, जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उससे ही हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। बात समझे आप? संतुलित का मतलब बैलेंस, आहार का मतलब पोषण, भोजन। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, माइक्रो मैक्रो सभी पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार, आवश्यकता यानी हर व्यक्ति का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, कार्य अलग होता है, उसका शरीर अलग होता है। अब महिला और पुरुष का भी देख लो आप, महिला और पुरुष की डाइट भी अलग अलग होगी, बच्चे और यंग की डाइट अलग होगी, बूढ़े व्यक्ति होंगे उनकी डाइट अलग होगी। तो आवश्यकता के अनुसार, उसकी आवश्यकता है जितनी उनको आवश्यकता है उसकी निश्चित मात्रा मौजूद हो, उससे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। 3 पॉइंट समझ में आया? सभी पोषक तत्व उसकी आवश्यकता अनुसार, जिस व्यक्ति को जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित मात्रा में वो सभी पोषक तत्व मौजूद हो, उससे ही संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, किसी को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक पड़ेगी तो किसी को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। इसको इस भागों में बांट देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये वसा हो गया। हर व्यक्ति की डाइट अलग अलग डिपेंड करेगी, उसमें थोड़ा बहुत आप क्या खनिज लवण बांट दो। यानी कहने का मतलब संतुलित आहार या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि संतुलित आहार बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार एक निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। यहां तक समझ में आया? मैं ये समझाना चाह रही थी आपको। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें क्या आ गया? प्रोटीन आ गया, कार्ब्स आ गया, पानी आ गया, फाइबर आ गया, मिनरल्स आ गया, विटामिन आ गया, फैट आ गया। ये सभी आवश्यकता अनुसार, ये सब क्या है? पोषक तत्व है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। वे आहार या ऐसा आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक, अब ऊर्जा किससे मिल रही है अपन को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऊर्जा इसी से मिल रही है ना, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। सी का मतलब कार्ब्स, पी का मतलब प्रोटीन, एफ का मतलब फैट यानी वसा। वर्दी धारक, वर्दी के मीन क्या आ रहा? विटामिन्स प्लस प्रोटीन, वो भी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है ना। तथा क्षतिपूर्ति, जो हमारी कोशिकाएं टूट गई उसी की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन, जिसमें ऊर्जादायक, वृद्धिकारक तथा क्षतिपूर्ति हो, तथा उसे आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित मात्रा मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार, उचित मात्रा बोलो चाहे निश्चित मात्रा बोलो, मात्रा में उपलब्ध हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। बात समझना, ये मैंने आपको समझा दिया था। अब इसी पोषक तत्व को मॉडिफाइड करते थोड़ा सा। यही पोषक तत्व है लेकिन वो क्या बोल रहा? ऊर्जादायक, जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ऊर्जादायक, तीन पॉइंट लिखेंगे, ऊर्जादायक, वृद्धिकारक और क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, वृद्धिकारक। अब समझना, ऊर्जादायक जो पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, क्षतिपूर्ति जो हमारी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, वृद्धिकारक जो हमारे शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं। इन सब से मिलाकर एक निश्चित मात्रा या आवश्यक मात्रा में मौजूद हो पोषक तत्व, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। बात वही है, पूरी बात वही आ जाती है।
ठीक है, चले ये दो चीज समझ में आ गई। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार निश्चित मात्रा में मौजूद हो उसे बैलेंस डाइट या पोषण या संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए ऊर्जादायक, क्षतिपूर्ति, वृद्धिकारक पोषक तत्व मौजूद हो एक निश्चित मात्रा में उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। शरीर द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा शरीर कोई ना कोई कार्य कर रहा, कोई ना कोई काम कर रहा, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और शक्ति में किससे मिल रही? ऊर्जा, जो ऊर्जा से प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा को किस में मापा जाता है? उस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में जो हम कार्य करते हैं जिसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस ऊर्जा को किस में मापा जाता है? उस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ये याद रखना है। एक चीज और नोट करना है यहाँ पे, एक कैलोरी से तात्पर्य है कि उतनी ऊर्जा से है जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। कहने का मतलब अगर किसी पानी का तापमान 16 डिग्री है, 16 डिग्री सेल्सियस है, 1 कैलोरी यूज करने पर इसका तापमान कितना हो जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस, यानी उसे गर्म कर दिया जाएगा। यानी हमारे शरीर में भी क्या कर रही है? कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, और उसी ऊर्जा से हमें शक्ति मिल रही है, और उसी शक्ति से हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हमारी मांसपेशियां काम कर रही है, शरीर का आंतरिक काम हो रहा है और बाहरी काम हो रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया। चले आगे। अब आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से जो अपने कैलोरी पड़ी थी, कैलोरी, उस कैलोरी का मापन कैसे होता है? कैलोरी का मापक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम, ये सारे क्या 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से हमें 4.1 ग्राम कैलोरी मिलती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो हमें 4.1 ग्राम प्रति ग्राम कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से हमें 4.1 किलो कैलोरी मिलेगी। ध्यान रखना। प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिल रही है? प्रोटीन से हमें 4 आ सकता है या 4.1 आ सकता है। सबसे ज़्यादा हमें अगर कैलोरी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो वो मिल रही है हमें वसा। 1 ग्राम वसा से जलने पर 9.1 ग्राम कैलोरी मिलती है। ये प्रोटीन है। प्रोटीन से कितनी मिल रही है? 4 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है? 4 ग्राम। सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है हमें फैट से, वसा से। वसा से हमें मिलती है 2.25 गुना % कैलोरी ज़्यादा मिलती है। इनसे किनसे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 2.25 गुना एनर्जी ज़्यादा मिलती है वसा से। लेकिन फिर भी हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहा गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को कहा गया, क्योंकि वसा से जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो हमें लेट मिलती है, हमें देरी से ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एट ए टाइम एनर्जी मिल जाती है। तो याद रखना, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने पर हमें 4 पॉइंट कैलोरी, कभी कभी 4 भी आता है, कभी 4.1 भी आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 4 आएगा या 4.1, दोनों में से 1 आएगा। और 1 ग्राम फैट के जलने से हमें 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर हमें 4 ग्राम कैलोरी मिलती है। ये याद रखना। प्रति ग्राम कौन सा है? ये प्रति ग्राम। 1 ग्राम जलने पर हमें इतनी कैलोरी मिलती। अब आप रोज देख लीजिए आप कितने ग्राम भोजन लेते हो, उसको आप मल्टीपर्पज़ कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को। उसमें पूरी टोटल आपकी पर डे की कैलोरी निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे माना एक रोटी है, एक रोटी 80 ग्राम की है, ठीक है, 80 ग्राम की रोटी है, और 1 ग्राम रोटी पर जलने पर हमें 4 कैलोरी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी मिल रही है। अब 80 को आप 4 से गुणा कर लो, 32, तो हमें कितनी कैलोरी मिल रही है? 320 कैलोरी मिल रही है। ऐसे हम कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। इसमें पानी भी आएगा, वो अलग आएगा, आटे की बात कर रही हूँ। अब आता है कार्बोहाइड्रेट भोजन के प्रति ग्राम कैलोरी को कम होते हुए भी भोज्य पदार्थ में अधिक तथा शीघ्र ऊर्जा देने वाला होता है। कैसे? मैंने आपको कहा था ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है हमें वसा से, लेकिन फिर भी प्राथमिक स्रोत किसे मान रखा? कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शर्करा,
और शर्करा का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज पानी में घुल जाता है। तो ग्लूकोज लेते हैं अपन खेलते समय, एट ए टाइम हमें एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए इसे प्राथमिक स्रोत कहा गया है, क्योंकि हमें इससे ऊर्जा जल्दी और शीघ्र मिलती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है 55 से 60%। अगर हम 100% डिवाइडेशन करते हैं, पूरा पोषक तत्वों का 100% डिवाइडेशन करते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता होती है 20 से 30% और वसा की आवश्यकता होती है 10 से 15%। अगर अपन 100% डिवाइडेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिल रही है हमें कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से, फिर वसा। इसके अनुसार हमारी थाली में आवश्यकता होती है। हमारी थाली में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब खाना खाते हो सुबह और शाम, तो थाली के अंदर देखो, एक कटोरी में दही होगा, एक में सब्जी होगी, एक में दाल होगा, एक में चावल होंगे और प्लेट में 2 या 3 रोटी होगी, थोड़ा सा सलाद होगा। तो ज़्यादा मात्रा कौन गिर रहा है? कार्बोहाइड्रेट गिर रहा है, रोटी गिर रही। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक होती है, उससे कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उससे कम वसा की आवश्यकता होती है। वसा रोटी के साथ और घी में, सब्जी के अंदर घी डाल देते हैं, या रोटी चौपड़ लेते हैं, या कुछ अन्य पदार्थ जैसे कोई तेल का बना हुआ चीज़ ले लेते हैं, तो वसा में कन्वर्ट हो जाती है। सैकराइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुगर। शुगर, शुगर यानी मीठा, और मीठा का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। मीठे का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप खाए जो मुंह में रोटी को चबाए जो बिल्कुल लुगदी बना दो, आपको मीठा सा लगने लग जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या है, इसका मापन सैकराइड में होता है। सैकराइड ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुगर, और शुगर यानी मीठा, और मीठा आते क्या याद आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अब आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों में 2 पोषक तत्व आते हैं, एक आता है अपना कार्बोहाइड्रेट और एक आता है अपना वसा। केवल ऊर्जा की बात कर रही हूँ। अगर कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत की बात आती है तो उसमें प्रोटीन आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों से हमें क्या मिलती है? इन दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का तकनीकी रूप से कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट यानी किसी पदार्थ का पानी में घुल जाना। पानी का सूत्र किसे बोलते हैं? H2 बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? H2। H2O हो जाता पूरा, O का मतलब ऑक्सीजन मिल जाता, H2, ठीक है। H2 ऑक्सीजन आ जाएगा तो H2 हो जाएगा, केवल पानी का आएगा तो H2 आ जाएगा। यानी ऐसा कार्बन का जो हाइड्रेट हो जाए, यानी किसी पदार्थ का पानी में घुल जाना ही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जैसे आप चीनी को पानी में डाल दो, घुल जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। हमारे शरीर में कुल ऊर्जा का 55 से 60% भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे हमें ऊर्जा आसानी व जल्दी प्राप्त होती है। इस लाइन को पकड़ना आप। इससे हमें ऊर्जा आसानी व जल्दी प्राप्त होती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा है, बल्कि वसा से कम कैलोरी मिलते हुए भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा गया, ठीक है। यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी आसानी से जल में घुल जाता है। ऊर्जा प्राप्ति का प्राथमिक स्रोत है। ये आ गया पूरा। ये परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। वो पूछेगा क्यों है? ऊर्जा तो ज़्यादा वसा से मिल रही है। इसलिए है क्योंकि ये पानी में जल्दी घुल जाता है और हमें एट ए टाइम ऊर्जा देता है। ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन को C से दर्शाया, कार्बन, हाइड्रोजन, H2 मैंने लिखा दिया था यहाँ पे। ये अगर अब पानी का मान आता है तो वो होता है अपने नहीं मिट रहा, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दर्शाया अपन ने H2 से, इसको C1 से, और ऑक्सीजन को दर्शाया O1 से। तो कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बनता कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो रही है? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन के 2 तत्व है, यानी सबसे अधिक किसकी बढ़ रही है? हाइड्रोजन की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन का तत्व अधिक होता है, ये याद रखना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट न्यूनतम इकाई को शर्करा कहते हैं। और शर्करा किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, सेकेराइड से बना है। सेकेराइड का मतलब ही क्या था? शर्करा, सेकेराइड। और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, और शर्करा का मतलब होता है अपने यहाँ मीठा। शक्कर मीठी होती है ना, बस। कार्बोहाइड्रेट अणुओं में न्यूनतम इकाई ग्लूकोज होती है, शर्करा यानी ग्लूकोज है, और शर्करा क्या होगी? ग्लूकोज। सबसे छोटा रूप ग्लूकोज। हमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट फॉर्म मिलता है ना, वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 3 तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पानी में जल्दी घुल जाता है, इसलिए ये क्या है? प्राथमिक स्रोत है। किसका? भोजन का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे गन्ने की शक्कर क्या कहलाती है? सुक्रोज। गन्ने की शक्कर सुक्रोज। दूध की शक्कर लैक्टोज। शर्करा के 2 अणु आपस में मिल जाते हैं। एक तो गन्ना मीठा है और गन्ने में और शक्कर मिला दो, दूध मीठा है, दूध में और शक्कर मिला दो, तो लैक्टोज। यानी कुल मिला के जहाँ 2 अणु मिल जाते हैं आपस में, तो उसका रूप चेंज हो जाता है। मैं समझाऊंगी भी आगे। अब आता है कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से बांटा गया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पोलोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बोलो, एक और आएगा बीच में ओलीसेक्राइड, वो एक नया रूप ही है, मैं समझाऊंगी। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ का वह रूप है जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। जहाँ शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। जहाँ शर्करा के बहुत सारे अणु पाए जाएंगे उसे पॉलीसेक्राइड कहेंगे। मोनोसेक्राइड सबसे छोटा, उससे बड़ा डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड। जहाँ भोजन का एक अणु वो मोनोसेक्राइड, जहाँ 2 अणु वहाँ डाइसेक्राइड, जहाँ बहुत सारे अणु हैं वहाँ पे पॉलीसेक्राइड कहलाता है। मोनोसेक्राइड जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा या ग्लूकोज का, याद रखना शर्करा ग्लूकोज का एक ही अणु पाया जाता है, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनो मतलब छोटा, ये याद रखना। जैसे उदाहरण के लिए फ्रक्टोज, यह फलों और शहद से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज, फै सही फ्रूट और फै सही फ्रक्टोज, पकड़ लोगे। फै सही फ्रूट और फै सही फ्रक्टोज। और फलों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूटी कहते हैं। तो फ्रक्टोज किससे मिलता है? फलों और शहद से प्राप्त होता है। इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी शुगर कहते हैं? फ्रूट शुगर। जो फलों से प्राप्त होने वाला मीठा है, जैसे मीठा फल जो प्राप्त है, जैसे आम हो गया, वो थोड़ा खट्टा सा हो गया। जैसे जो चीज़ मीठे फलों से हमें मीठी प्राप्त हो रही है, जैसे अंगूर, जिनसे मीठा पदार्थ प्राप्त हो रहा, वो फल जो मीठे होते हैं, उनसे जो हमें सुक्रोज या ग्लूकोज प्राप्त होता है, उसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं। फै सही फ्रक्टोज, फै सही फ्रूट, फ्रूट माने फल, यह फलों और शहद से में पाया जाता है, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये याद रखना। किसको? मोनोसेक्राइड की बात बता रही हूँ मैं। मोनोसेक्राइड का एक और उदाहरण है ग्लैक्टोज। यह हमें दूध व दूध से बने पदार्थों से मिलता है। दूध को क्या करते हैं हम? गले में निगलते हैं सीधा। दूध को कभी चबाते हैं क्या? नहीं, सीधा गटक जाते हैं। मेवाड़ में कहा जाता है दूध गटक जा। दूध की गिलास दी, बेटा इसको गटक जा। गटक जा मतलब गटागट पी ले, चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दूध को क्या करते हैं हम? सीधा निगलते हैं, बिना चबाए निगल जाते हैं। तो निगलने से याद रखना, दूध को क्या कहता है? निगला जाता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म होता है, और निगलने से बना ग्लैक्टोज, गला में घ्यो। इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिल्क शुगर भी कहते हैं। तीसरा आता है हमने ग्लूकोज। यह वनस्पति से प्राप्त होने वाली चीनी में रहता है। जो वनस्पति जैसे गन्ने और चुकंदर होता है ना, उससे प्राप्त होती है, उसे ग्लूकोज कहते हैं। यह मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड है। वन शुगर मोलिक्यूल, यानी शर्करा का एक मोलिक्यूल, शर्करा का एक मोलिक्यूल या शर्करा का एक अणु जिसमें पाया जाता है, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड के 3 भाग हैं, जिसे ग्लूकोज,
एफ से फ्रक्टोज, जी से ग्लैक्टोज, तो क्या नाम आएगा? GFG। ये तीनों उदाहरण किसके हैं? ये तीनों उदाहरण मोनोसेक्राइड के हैं। मोनोसेक्राइड के क्यों है? क्योंकि मोनोसेक्राइड में शर्करा का एक अणु पाया जाता है। तो ये क्या है? ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, और वापिस जी से ही क्या बना? ग्लैक्टोज। फ्रुक्टोज फलों से प्राप्त होती है, ग्लैक्टोज दूध से प्राप्त होती है, ग्लूकोज हमें चीनी से यानी वनस्पति। वनस्पति में क्या था? गन्ने और चकुंदर, चकुंदर आता। फ्रक्टोज हमें फलों और शहद से, शहद भी तो मीठा होता है। ग्लैक्टोज हमें दूध से, दूध से प्राप्ति। इनमें सब में मोनोसेक्राइड यानी एक शर्करा का अणु पाया जाता है, इसलिए इन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, GFG नाम से याद रखना। अब चलते हैं डाइसेक्राइड। अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब होता है 2.5, 2 से अबाउ, 2 उसमें आ ही रहा है, ढाई के अंदर 2 तो आ ही रहा ना। तो जहां पर शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे, जहां शर्करा का एक अणु पाया जाएगा वो मोनोसेक्राइड है, जहां शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। कौन कौन सा होगा? ये ग्लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये 3 नाम इसमें याद रखना। ग्लैक्टोज यह दूध व डेयरी के उत्पादन में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लैक्टोज दूध व दूध के डेयरी उत्पादन में पाया जाता है। जो ग्लैक्टोज बनता है यह बनता है ग्लूकोज, अच्छे से लिखो यार आपको, है ना। पहला लिखते हैं ग्लैक्टोज, लैक्टोज। जो लैक्टोज होता है वो किस में होता है? दूध व डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर आएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज का तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था। एक अणु कौन सा हो गया? ग्लूकोज हो गया। एक अणु कौन सा हो गया? ग्लैक्टोज हो गया। ये 2 अणु बन के क्या बन रहा? लैक्टोज बन रहा, यानी G प्लस G। एक G का मतलब हो गया ग्लूकोज, एक G का मतलब हो गया ग्लैक्टोज, ठीक। दूसरा आता है माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। यह कच्ची सब्जियां और बियर से प्राप्त होती है। माल्ट किससे मिलती है? माल्टोज। एक माल्टेज एंजाइम भी होता है जो मुंह से निकलता है। ये हमें कच्ची सब्जियां, जो सब्जियां होती है ना, कच्ची सब्जियां, उसको सड़ा के और उसके क्या बनाया जाता है? उसका कोई भी मतलब बियर वगैरह बनाई जाती है। जैसे बियर होती है, अलग अलग वनस्पति जो जंगलों में मिलती है उनको सड़ा के उनसे बियर बनाई जाती है। जौ का पानी हो गया ये। तो कच्ची सब्जियों बियर से हमें ये मिलता है क्या? माल्टोज। तीसरा आता है हमारा सुक्रोज। माल्टोज को किसे दर्शाया? M से। ग्लैक्टोज को किसे दर्शाया? L से। और सुक्रोज को किसे दर्शाया अपन ने? F से। गन्ने व चकुंदर से प्राप्त होने वाली है। इसमें आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज से किससे दर्शाया? G से। प्लस क्या आएगा? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यानी फ्रूट से, मैंने बताया था आपको, F। जहां G और F मिलेगा वहां क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। ये शब्द को याद रखना। तो ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। ये देखो डाइसेक्राइड, जहां शर्करा के 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु मिलते हैं उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये 2 अणु है, ठीक है। चलें आगे। अब आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है कि वह भोज्य पदार्थ जिसमें शर्करा के बहुत सारे अणु पाए जाते हैं उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं।
जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा के बहुत से अणु पाए जाते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स देखा होगा आपने, आप बाजार में इनमें कहीं जाते हो शॉपिंग करने तो आप कॉम्प्लेक्स देखते हो कि एक ही कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें होती है, किसी में 50-50, किसी में 100, किसी में 20, किसी में 30, कुल मिला के 2 से तो ज़्यादा ही होगी ना। जहाँ बहुत सारी दुकानें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है तो वहाँ पे भी ये याद रखना, जब बहुत सारे शर्करा के अणु मिलकर जो बनाते हैं उसे कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं या अपन पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं। यह मुख्य के रूप से अनाज और पौधों से प्राप्त होती है। अनाज, एक मुट्ठी भर अनाज, एक मुट्ठी भर अनाज बाजरा लो, कितने दाने आएंगे? एक मुट्ठी गेहूं लो, एक मुट्ठी मक्की लो, कोई सा भी अनाज लो, एक मुट्ठी भर के लो, उसमें एक दाना 2 दाना नहीं आएंगे, बहुत सारे दाने आएंगे। तो सेम वही है, जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा के बहुत सारे अणु पाए जाते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। यह मुख्यतः स्टार्च और सेलुलोज का होता है। अनाज में गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ आदि। जड़ों वाली सब्जियों के अंदर आलू, शकरकंद वगैरह सब में पाया जाता है। सेलुलोज ये पौधों के तनों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये पशु स्टार्च जो कि पशुओं के मांस यकृत, लीवर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यकृत में। यकृत को बोलते हैं कलेजा। जानवरों के जो कलेजा होता है ना, उन कलेजों में, जैसे बकरा वगैरह बकरा कटता है, बकरा काट के खाते हैं, उसकी कलेजी निकालते हैं, उस कलेजी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। ये याद रखना। ग्लाइकोजन में आएगा स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। ग्लाइकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। जड़ों वाली सब्जियां, जो भी सब्जियां है जो तने में जड़ें लगती है, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ये होता है। अब आता है एक नया ही, ओलीसेकेराइड। ओलीसेकेराइड क्या होता है? जिसके अंदर शर्करा के 3 से लगाकर 10 अणु तक पाए जाते हैं उसे ओलीसेकेराइड कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की छोटी चेन होती है जिसमें 3 से 10 मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड आने का मतलब आप समझ गए, जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है उसे मोनोसेकेराइड, जिसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे वो डाइसेकेराइड, जिसमें शर्करा के बहुत सारे अणु पाए जाएंगे उसे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर 3 से लगाकर 10 अणु मोनोसेकेराइड के होंगे उसे हम ओलीसेकेराइड कहेंगे। ये फलियां वाली जो जितनी भी सब्जियां फलियां वाली सब्जियां, वो और मानव के दूध द्वारा मिलता है। माँ के जो दूध होता है उससे ये प्राप्त होता है। कौन सा? ओलीसेकेराइड। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट साधारण शुगर या ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है वो साधारण ग्लूकोज के रूप में होते हैं। इनसे हमारे शरीर में रक्त ग्लूकोज के रूप में लेकर लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को अधिक लेने से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रहा? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाया मैंने, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आ गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में गया? हमारे रक्त में। और रक्त से कहाँ गया? शरीर के अंगों तक, क्योंकि हमारा काम चाहिए, शरीर के अंग काम करते वहाँ चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाएगा। और यही ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा तो फिर आगे जाके क्या बनेगी? चर्बी बनेगी तो क्या हो जाएगा? मोटापा। फैटी लीवर कहते हैं ना, फैटी लीवर हो गया, या आपका पेट, टमी बाहर निकल गया। तो बहुत हद तक क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट को अति से ज़्यादा ले लेते हैं। शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का लास्ट फॉर्म क्या था? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पचता छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के अंदर वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड के माध्यम से शरीर के अंगों तक जाएगा, क्योंकि शरीर के अंग काम कर रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही। ऊर्जा लेने के लिए ब्लड उससे क्या करेगा? ग्लूकोज को अंगों तक पहुंचाएगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक अपन कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में तो बनेगा, लेकिन वो ग्लूकोज जब काम नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर कर देगा। यानी एक्स्ट्रा, यहाँ कौन सा है? एक्स्ट्रा यूज होने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ? हमारे शरीर में स्टोर होता है, जिसे चर्बी या मोटापा कहते हैं। जिसे फैटी लीवर हो गया, पेट बाहर निकल गया, शरीर का मतलब पूरी टमी बाहर निकल गई, फैटी टिश्यू के रूप में जम जाता है,
वो क्या जमता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जमता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर रहेगा। जिस दिन किसी दिन अपन फास्ट रहते हैं या हमें खाना नहीं मिलता 2-3 दिन तक, तो हमारे शरीर में अंगों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हम ऊर्जा कहाँ से लाएंगे, तो जो हमारी स्टोर ऊर्जा है ना ग्लाइकोजन के रूप में, ये वापस क्या करेगी, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। 1 मिनट में समझाती हूँ आपको। ये देखिए, अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, किस फॉर्म में आ गया, ग्लूकोज में आ गया। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में अंगों में किसके माध्यम से जाएगा, रक्त के माध्यम से जाएगा। रक्त के माध्यम से कहाँ गया, शरीर के अंगों तक, क्योंकि शरीर के अंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही, तो ग्लूकोज से हमें शरीर के अंगों को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही। लेकिन ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से अधिक ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ और अधिक ग्लूकोज को क्या हो गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया। तो अभी किस में स्टोर रहेगा, तो ये रहेगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर शरीर में स्टोर रहेगा। शरीर में स्टोर हो गया यानी मोटापा के रूप में स्टोर हो गया। किसी दिन अगर हम खाना नहीं खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है या हम भूखे रहते हैं, तो यही ग्लाइकोजन क्या करेगा, यही ग्लाइकोजन वापिस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ये ग्लूकोज वापिस रक्त के साथ मिलकर शरीर के अंगों या मांसपेशियों तक पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ रही, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट पचा, किस फॉर्म में आया, ग्लूकोज में आया। ग्लूकोज कहाँ गया, रक्त में। रक्त ने क्या किया, शरीर के अंगों तक पास भेजा, क्योंकि शरीर के अंगों को किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा की, और ऊर्जा किससे मिल रही है, ग्लूकोज से मिल रही है। लेकिन आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है। तभी तो जाके बोलते हैं ना फैटी लीवर फैटी हो गया, मोटापा, ये सारा इसी का ही होता है काम। जब हम खाना नहीं खाते हैं, भूखे होते हैं या किसी कारणवश हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो फिर हमारे शरीर में अंग काम करते हैं, अंग काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज रक्त में जाएगा और रक्त के माध्यम से शरीर के अंगों तक जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह हमारे शरीर में स्टोर रहता है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं मिलता है तो इस फॉर्म में यह वापस आता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। यह है कार्बोहाइड्रेट। जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, यह रहा पूरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में 2 भागों में बांटा, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा का 1 अणु पाया जाता है उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। जिस भोज्य पदार्थ में शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड का उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यही लिखाया था मैंने आपको, G, F और G। ये तीनों उदाहरण किसके हैं, ये तीनों उदाहरण मोनोसेक्राइड है, क्योंकि इन भोज्य पदार्थ में शर्करा का 1 अणु पाया जाता। जहां शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे तो उस भोज्य पदार्थ का फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। इसको किससे दर्शाया था मैंने, MLS, इससे दर्शाया आपको। फिर आता कॉम्प्लेक्स शुगर, इसे पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं, जैसे स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन और जड़ वाली तनों वाली सब्जियां, इनमें यह पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये चार्ट है जो मैंने आपको समझाया है। अब आता कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, विभिन्न प्रकार के अनाजों से। कार्बोहाइड्रेट हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों से, गेहूं, मक्का, बाजरा या बाजरी, जो भी, ये सारे अन्न से प्राप्त होते हैं। ये सारे क्या अन्न से प्राप्त होता है। फल के अंदर सेव, केला, नाशपाती, पपीता, पपीता मीठा होता है। सब्जियों में अरबी, आलू, सिंगाड़ा, कद्दू, इनसे प्राप्त होता है। शक्कर युक्त चीनी, गुड़, बूरा, शहद, चुकंदर, गन्ना आदि, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में काम क्या है। तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान यही करता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा गया। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत
बल्कि ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा वसा से मिल रही है, फिर भी प्राथमिक स्रोत का एट ए टाइम ऊर्जा देता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात। वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट अधिक लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, तो वसा का जो ऑक्सीकरण होगा उसको वो धीमा करता है, ये याद रखना। ये है कार्बोहाइड्रेट। तो आज अपन ने कौन सी क्लास थी? आज अपने यही क्लास थी। पोषक तत्वों में अपन ने पहला तत्व लिया कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डीपली पढ़ा। उससे पहले अपन ने पोषण पढ़ा, पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर अपन ने पढ़ा संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर अपने पढ़ा कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी का मापन क्या होता है। फिर यही होता है कि बैलेंस डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट, 55 से 60%। फिर आया था अपना प्रोटीन, 20 से 30% प्रोटीन। फिर अपन ने पढ़ा था वसा, वसा का 15 से 20% वसा, 25 से 30%, 20 से 30% और 55 से 60%। इस प्रकार अपन इसको बांटा। और आज अपन ने सारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ा। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। एक सेक्राइड और पढ़ा था, उसे अपन ओलीसेक्राइड कहते हैं। कैसे बनता है, किस फॉर्म में होता है, ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है, ये सारी चीज़ पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा, जो पोषक तत्व तो ऊर्जा दे रहे हैं उनमें और पढ़ेंगे अपन पोषक तत्व तो वसा और प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसे आराम से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद।